हाँ, मेरा कोई नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता। हे भगवान, क्या मैं इतना खराब हूँ? अब तो मुझे लगता है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं। क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे बेटा, क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों हो? बताओ, क्या बात है? अरे बाबा, मैं आपको क्या बताऊं? मैं बहुत बेकार आदमी हूँ। मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं अकेला हूं ना, इसलिए। नहीं 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 बेटा, तुम अकेले कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या परेशानी है तुमको? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों का हल जरूर दूंगा। बताओ। बाबा, बाबा, मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। वो मेरे माता पिता नहीं है ना, इसीलिए सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता। हाँ। ओह अच्छा, ये बात है। चलो ठीक है, मैं तुमको एक दोस्त देता हूँ। क्या तुम उससे दोस्ती करोगे? हाँ 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 बाबा, हाँ, मैं जरूर उससे दोस्ती करूंगा। चलो ठीक है, तुम जैसे ही इस रास्ते से होते हुए आगे जाओगे, तुम्हारा वो दोस्त वहां इंतजार कर रहा होगा। जाओ। हाँ, अच्छा, ठीक है बाबा, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है। माधव अपने उस अनजान दोस्त को ढूंढते हुए आगे आता है, जैसे कि उस साधु ने बोला था। अरे, यहाँ यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन बाबा ने बोला था कि यहाँ मुझे एक दोस्त मिलेगा। अरे, तुम किसे ढूंढ रहे हो? अरे, ये कौन बोला? यहाँ तो कोई नहीं है। ये कौन बोला? किसकी आवाज है ये? अरे, मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, इधर तो देखो। हैं? ये तो एक कुत्ता है, लेकिन ये बोल कैसे रहा है? अरे 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 अरे, डरो नहीं मेरे दोस्त, मैं एक रहस्यमयी कुत्ता हूँ और मेरा नाम है शेरू। हाँ। माधव सब समझ जाता है और वो उस कुत्ते से दोस्ती कर लेता है। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले माधव की है, जिसके माता पिता कुछ साल पहले ही माधव को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। माधव अपना गुजारा करने के लिए सभी किसानों की तरह खेतों में काम किया करता था। वो बहुत उदास रहता था क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। लेकिन अब माधव के पास एक अच्छा दोस्त आ चुका था, जिसका नाम शेरू था। अच्छा शेरू, तुम ये सारे गांव वालों के सामने एक सामान्य कुत्ते जैसे ही बोलते हो। तुम उनसे इंसानों की आवाज में बात क्यों नहीं करते हैं? अरे दोस्त, क्या बताऊं, सच में तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। अगर तुम्हारे गांव वालों को पता चल गया कि मैं एक बोलने वाला कुत्ता हूँ ना, तो वो मुझे मार मार के मेरा भुर्ता बना देंगे, समझ लो। हाँ। अरे हाँ शेरू, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि तुम बोलते भी हो। हाँ। माधव रोज शेरू से कुछ बातें करता और फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता था और शेरू माधव के घर का ध्यान रखता था। वहीं दूसरी तरफ
अरे महाराज, अरे महाराज, महाराज आज फिर वही हो गया जिसका डर था महाराज, जिसका डर था, आज वही हो गया महाराज। अरे मंत्री जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बात क्या है और ये आप भागते हुए क्यों आ रहे हैं? साफ साफ बताइए क्या बात है। अरे अरे महाराज, मैं भागते हुए नहीं आऊं तो कैसे आऊं, बात ही ऐसी है। अरे मंत्री जी, आप ये पहेलियां बुझाते रहेंगे कि मुझे साफ साफ बताएंगे? आप क्यों चिंतित है? बताइए क्या बात है? आपकी बातें सुनकर तो हमें चिंता हो रही है, साफ साफ बताइए। महाराज, महाराज आज फिर हमारे खजाने में से कुछ खजाना गायब है और किसी सैनिक को भी नहीं पता कि ये सारा खजाना कहाँ गायब हो रहा है। हाँ महाराज। हाँ, क्या बात कर रहे हो? क्या आज फिर किसी ने हमारे खजाने को चुरा लिया? हो। मंत्री जी, अब यह समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है, हमें इसका समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा। हाँ। महाराज, मैं तो बोल रहा था कि आप ये खजाने वाले घर की चाबी ये अपने पास रख लीजिए। अब तो मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझसे ये चाबी भी न चुरा ले, फिर आप मुझे बोलेंगे कि सब मेरी वजह से हो रहा है, ये है वो है। अरे बस 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 मंत्री जी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। तुम इस चाबी की सुरक्षा जरूर करोगे। चाबी अपने पास ही रखो। राजा अपने मंत्री पर पूरा भरोसा करते थे, इसलिए खजाने की चाबी मंत्री को दे दी थी। लेकिन यहाँ मामला उल्टा ही था। जैसे ही रात होती, मंत्री खजाने का ताला खोल लिया करता और इतने सारे खजाने में से थोड़ा बहुत चुरा लिया करता और अपने घर ले जाकर छुपा देता। अरे वाह वाह वाह, इतना सारा खजाना! चलो, मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब मैं इस राजा के सारे खजाने को लेकर गांव छोड़ दूंगा। अरे माधव, अरे ओ माधव, जरा बाहर तो आओ यार। क्या दिन भर ये कुत्ते के साथ पड़े रहते हो? चलो चलो चलो, जल्दी फसल काटने का समय हो गया है। अरे ओ माधव! अरे अरे भाई, तुम इतनी जल्दी आ गए हैं? मैं तो अभी नहीं जाता खेत में, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। अरे क्या दोस्त? तुम इस कुत्ते को दोस्त बोल रहे हो? हाँ, अरे ये कुत्ता ऐसे ही घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, गांव में देखो तो सही। क्या तुम भी इसे अपने घर में पाल के बैठे हो? कोई कुत्ता पालता है क्या? बड़े आए। अरे भाई भाई, ए, तुम जरा इसके बारे में ठीक से बोला करो। और हाँ, इसका नाम शेरू है, तो अब से इसके नाम से ही बोलना है इसे, कुत्ता वुत्ता नहीं, सीधा शेरू बोलने का इसको। क्या? शेरू। अब हाँ 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 भाई, शेरू बोलूंगा, इसे कुत्ता नहीं बोलूंगा। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मतलब मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। हाँ हाँ, तो मैं भी तुमको ऐसे ही बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तुमको बोला ना इसका नाम शेरू है, बस। चलो जाओ, तुम अब जाओ, अपने खेत में कटाई निदाई गुड़ाई जो करना है वो करो, लेकिन इसे शेरू बुलाना अगली बार से, समझ गए? अभी मैं फिलहाल तुमसे बात नहीं करना चाहता, जाओ। अरे दोस्त, तुमने मेरे लिए उसको क्यों भगा दिया? अरे शेरू, कैसे नहीं भगाता? तूने देखा ना तेरे बारे में वो क्या क्या बोल रहा था। ऐसे ही भटकते रहते हैं कुत्ते, यहाँ वहाँ आवारा की तरह, ऐसी बातें कर रहा था, बता। अरे तो उसमें उसकी क्या गलती है? उसको मेरे बारे में थोड़ी ना पता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ, हैं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है,
दोस्त, तुम ये सब बातें हटाओ और चलो तुम मेरे साथ खेतों में चलोगे आज। चलो। हाँ। आज माधव अपने दोस्त शेरू के साथ खेतों की तरफ निकल जाता है। खेतों में जाने के बाद माधव अपने काम में लग जाता है और शेरू भी उसके काम में उसका हाथ बटाता है। थोड़ी देर बाद, महाराज, अरे महाराज, मैं क्या बोलूं, मतलब अब तो मुझे आपके सामने आने में भी शर्म आ रही है महाराज, क्या कहूं मैं। अरे मंत्री जी, क्या हो गया? आप फिर से लगता है कि कुछ चिंताजनक खबर लेकर आए हैं। देखिए, पहेलियां मत बुझाइए, जो कहना है साफ साफ कहिए, सीधी बात है। हाँ महाराज, आप सही समझे। आज फिर से हमारे खजाने में से कुछ खजाना किसी ने चोरी कर लिया महाराज। क्या? अरे ये क्या कह रहे हैं आप मंत्री जी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? खजाने की दरबार की चाबी तो तुम्हारे पास थी ना, तो भला कोई कैसे खजाने को हाथ भी लगा सकता है? आखिरकार ये चल क्या रहा है? यही तो मुझे भी नहीं पता महाराज। मैं तो इसीलिए आपको बोला था, मैंने आपको, कि खजाने वाले दरबार की चाबी मैं अपने पास नहीं रखूंगा। अब देखिए ना, सारे लोग मेरे ऊपर ही शक कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा बेकार सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैं ही चोर हूँ, जबकि मैं तो आपके पास बार बार आके बताता हूँ कि चोरी किसी और ने की है। महाराज, जो चोरी करेगा भला बताइए, वो बताएगा क्या कि चोरी हुई है? अरे नहीं 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 मंत्री जी, आप शांत हो जाइए। आपके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैंने आपको ही खजाने वाले घर की चाबी दी हुई है। लेकिन हमें इस चोर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। हाँ महाराज, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन महाराज वो क्या है ना कि आज मेरी तबीयत थोड़ा खराब लग रही है, इसीलिए मैं घर जाकर थोड़ी आराम करना चाहता हूँ। आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं? हाँ ठीक है मंत्री, तुम जा सकते हो। तब तक हम सोचते हैं कि उस चोर को पकड़ा कैसे जाए। मंत्री राजा से इजाजत लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही मंत्री जाता है, राजा को ये पता चल जाता है कि इस दरबार के अंदर से ही कोई है जो खजाने की चोरी कर रहा है। तभी राजा ने अपने एक सिपाही से पूरे गांव में एक घोषणा करवाने की सोची। सिपाही, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप गांव में जाकर यह घोषणा करवा दो कि जो भी इस खजाने चुराने वाले चोर को पकड़वाएगा, उसको हमारे तरफ से ढेर सारा खजाना इनाम में दिया जाएगा। जाओ, ऐसा ऐलान करवा दो, जाओ। ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म, मैं अभी जाता हूँ। सिपाही जल्दी ही गांव में जाता है। जैसे ही वो गांव की तरफ जाता है, उसको रास्ते में ही माधव और उसका दोस्त शेरू मिल जाते हैं। अरे 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 सिपाही जी, आज आप गांव में? मंत्री जी ना दिख रहे, वो कहाँ हैं? अरे क्या बताऊं तुमको माधव, वो कुछ दिन से मंत्री जी का व्यवहार कुछ ठीक ना लग रहा, इसीलिए महाराज ने मुझे बोला है कि गांव में जाके घोषणा कर दो। बस आ गया। घोषणा? कैसी घोषणा सिपाही जी? अब क्या नया आदेश है महाराज का? अरे माधव, हमारे दरबार के बाहर वाला जो खजाने का घर है ना, उसमें रोज कोई आकर थोड़ा सा खजाना चुरा लेता है। इसीलिए महाराज ने एक घोषणा करवाने के लिए बोला है कि जो कोई भी उस चोर को पकड़वा देगा, महाराज उसको ढेर सारा इनाम देंगे। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है। वाह 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 वाह। ठीक है सिपाही जी, अगर मुझे वो चोर मिलता है तो मैं राजा जी को जरूर बताऊंगा। ये तो अच्छा मौका है इनाम जीतने का। हाँ। राजा का सिपाही ये बोलकर वहां से चला जाता है। तभी माधव और शेरू अपने घर आ जाते हैं
शेरू माधव से बोलता है। अरे दोस्त, मुझे एक सुझाव आया है। क्यों ना हम वो चोर को पकड़वा देते हैं जो राजा जी के खजाना चुराने में लगा हुआ है। क्या कहते हो? कहते तो तुम सही हो दोस्त, लेकिन हम उसको पकड़ेंगे कैसे? हमें तो चोर के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अरे दोस्त, तुम हो बहुत ही भोले। देखो, हम लोग चलते हैं राजा जी के पास। राजा जी हमें कुछ न कुछ उस चोर के बारे में जरूर बता ही देंगे। फिर देखो, मैं भी तो अपना कुछ कमाल दिखाऊंगा ना। हाँ। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है दोस्त, चलो। मुझे भी वो इनाम जीतने का बहुत मन कर रहा है। चलो 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 चलो। तभी माधव और शेरू दोनों राजा के दरबार पहुंचते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ 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 माधव, और बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? अरे महाराज जी, मुझे पता चला है कि आपके यहाँ से खजाना चोरी हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये तुम्हें सच मालूम पड़ा है। अब बताओ माधव, हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये अदृश्य चोर कौन है जो बंद कमरे में से सामान चोरी करके ले जाता है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज, हम आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप मुझे सारी बात बताएं तो। लेकिन माधव, तुम कैसे उस चोर को पकड़ोगे, बताओ? अरे महाराज, आप उसकी चिंता ना करें। मेरा ये दोस्त शेरू है ना, ये पता लगाएगा। हाँ। राजा माधव को सारी बात बताता है। वो ये भी बताता है कि खजाने की चाबी उसके मंत्री के पास रहती है, लेकिन मंत्री कहता है कि उसको चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। राजा की ये सारी बातें सुनकर माधव और शेरू वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तब, अरे शेरू, हम राजा जी से ये तो बोल के आ गए कि हम उस चोर को पकड़वा देंगे, लेकिन सवाल ये है भाई कि हम ये काम करेंगे कैसे? हैं? अरे दोस्त, याद है तुम्हें राजा जी ने क्या बोला था? खजाने की चाबी मंत्री जी के पास ही रहती है, और वो अभी कुछ दिनों से राज दरबार में भी नहीं आ रहे हैं। अरे शेरू, मंत्री जी महाराज के खास मंत्री हैं, इसीलिए राजा जी को मंत्री जी पर कभी शक नहीं होगा। यही कारण है जो राजा जी ने उन्हें अभी तक खजाने के घर की चाबी दे रखी है। हाँ। अरे पर दोस्त, राजा जी उस पर शक नहीं कर सकते, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना। अब तुम देखो मैं कैसे उस चोर को पकड़वाता हूँ। देखो दोस्त, मैं ना रात को उस मंत्री के घर में छिप कर जाऊंगा, और अगर मंत्री घर पे नहीं हुआ तो हमें समझ जाना चाहिए कि मंत्री ही खजाने की चोरी करता है। रात हो चुकी थी, सारे गांव वाले सो चुके थे। तभी शेरू अकेले ही मंत्री के घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही शेरू मंत्री के घर के पास पहुंचा, उसी समय मंत्री बहुत सारा खजाना चुराकर अपने घर के अंदर ले जा रहा होता है। तभी शेरू मंत्री को देख लेता है। अरे ये क्या? मेरा शक सही निकला। ये तो मंत्री ही है जो रात को खजाने की चोरी करता है। और ये देखो, इसने चोरी करके इतना सारा खजाना अपने घर के अंदर छुपा रखा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर। जैसे ही शेरू को मंत्री के सच के बारे में पता चलता है, वो जल्दी से जाकर माधव को बताता है मंत्री का पूरा सच। थोड़े समय बाद सुबह होती है और माधव निकल जाता है शेरू के साथ राजा को सारी बात बताने।
राजा को जैसे ही सारी बात पता चलती है, वो गुस्से में मंत्री के घर पहुंच जाता है। अरे मंत्री जी, जरा बाहर आना। कहाँ हो? मंत्री जी, बाहर तो आओ। अरे ये तो महाराज की आवाज लग रही है, लेकिन आज महाराज मेरे घर के पास। अरे हाय 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 हाय, एक मिनट रुको भाई, ये महाराज। अरे महाराज, आप यहाँ? अरे हमें तो आना ही था। अरे तुमने काम ही ऐसा किया है। चलो अब सारा खजाना हमें वापस करो। आप ये क्या बोल रहे हैं महाराज जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और खजाना मेरे पास कैसे आएगा? कौन सा खजाना मुझे वापस करना है? मैं समझ नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा समझने में तुम्हें अब समस्या होगी ही होगी। देखो, मैं साफ साफ स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि अब बातें घुमाना बंद करो। हमें सब कुछ पता चल गया है। तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने हमसे बगैर पूछे खजाने को हाथ लगाया, और हाथ क्या लगाया, अपने हाथों से उठा के चोरी किया है। नहीं महाराज, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कोई खजाना नहीं चुराया है महाराज, ये गलत आरोप है। तभी राजा ने अपने सिपाही को मंत्री के घर के अंदर भेज दिया, और राजा के सिपाही मंत्री के द्वारा चुराए हुए खजाने को बाहर ले आते हैं। अब मंत्री की सारी असलियत राजा के सामने आ चुकी थी। तभी राजा ने मंत्री को 2 थप्पड़ जड़ दिए और बोला, अरे मंत्री जी, तुम्हारे ऊपर मैंने भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और माधव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने मिलकर इस मंत्री को पकड़वाया, इसका पर्दाफाश किया। शाबाश। अरे नहीं महाराज, मैंने नहीं, सिर्फ शेरू ने, जो अपनी चालाकी से रात को मंत्री जी के घर गया, निगरानी रखी। तभी मंत्री जी का सच शेरू को पता चल गया, और मंत्री जी का चेहरा सबके सामने आ गया। हाँ। अरे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। सैनिकों, ले जाओ इसे। मंत्री के लाख सफाई देने के बाद भी राजा ने उसे माफ नहीं किया, और माधव और उसके दोस्त शेरू को उस सारे खजाने में से थोड़ा सा खजाना उन दोनों को दे दिया। इसके साथ साथ अब माधव राजा के लिए ही काम करने लगा। हमारे YouTube चैनल @cartoon78 को सब्सक्राइब करें। गांव में एक छोटा सा घर था, जिसमें रघु नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रघु का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता था, परंतु उसके खेत से उतनी फसल नहीं होती थी कि उसका परिवार ठीक से खा सके। रघु की पत्नी कमला और उसका बेटा मोहन भी हर संभव कोशिश करते थे कि परिवार का गुजारा हो सके। रघु का सपना था कि उसका बेटा मोहन पढ़ाई करके बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी के कारण मोहन को गांव के स्कूल में ही पढ़ाई करनी पड़ रही थी, जहां सुविधाएं न के बराबर थी। रघु के पास एक बैल था जिसका नाम था बादल। बादल उसकी खेती और जिंदगी का सहारा था। गांव के जमींदार ठाकुर ने रघु के खेत पर नजर गड़ा रखी थी। ठाकुर को पता था कि रघु का खेत उपजाऊ है। वह रघु से उसका खेत हड़पने की योजना बना रहा था। ठाकुर ने रघु को अपने हवेली बुलाया और कहा, रघु, तुमसे यह खेत संभलता नहीं, इसे मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। रघु ने विनम्रता से जवाब दिया, ठाकुर साहब, यह खेत मेरा जीवन है, इसे बेचने का सवाल ही नहीं उठता। ठाकुर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने धमकी दी, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा, सोच लो। रघु ने ठाकुर की धमकी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वह मन ही मन डरा हुआ था। ठाकुर ने रघु को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन उसने अपने आदमियों को भेजकर रघु का बैल चुरा लिया।
जब रघु सुबह खेत पहुंचा तो देखा कि बादल गायब है। रघु का दिल टूट गया। बिना बैल के खेती करना असंभव था। गांव में किसी ने बताया कि बैल ठाकुर की हवेली में देखा गया है। रघु ठाकुर से बैल वापस मांगने गया, लेकिन ठाकुर ने साफ इनकार कर दिया। यह बैल अब मेरा है। अगर तुम इसे चाहते हो तो खेत मेरे नाम कर दो। ठाकुर ने ठहाका लगाते हुए कहा। रघु का गुस्सा और बेबसी एक साथ फूट पड़े। वह खाली हाथ लौट आया। रघु ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव वालों से मदद मांगी। सभी उसकी हालत से वाकिफ थे, लेकिन ठाकुर के डर से कोई भी खुलकर उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। रघु ने अपनी मेहनत और लगन से खेत की जुताई करने की ठानी। उसने खुद हल खींचना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक मेहनत करते, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता। ईमानदारी का फल। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया। उसने रघु को इस हाल में देखा और पूछा, बेटा क्या बात है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? रघु ने सारी बात बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई और मेहनत का फल जरूर मिलता है, ईश्वर पर विश्वास रखो। साधु ने रघु को आशीर्वाद दिया और चला गया। अचानक आया न्याय। कुछ ही दिनों में ठाकुर के घर में अचानक चोरी हो गई। उसके गहने पैसे सब गायब हो गए। ठाकुर को लगा कि यह रघु की चाल है। उसने रघु को बुलाकर गुस्से में पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? रघु ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, ठाकुर साहब, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। जो कर्म आपने किए हैं उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। ठाकुर ने महसूस किया कि गांव वाले अब उसके खिलाफ हो रहे हैं। उसने बैल वापस करने का फैसला किया। उसने रघु से माफी मांगी और बैल लौटा दिया। संदेश। रघु ने अपने ईमान और मेहनत से यह साबित कर दिया कि गरीब की मार कमजोर नहीं होती। हमारे YouTube चैनल @cartoon78 को सब्सक्राइब करें। वहाँ के लोग बहुत ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। हरिया के पास 2 गायें थीं, जिनका दूध बेचकर वह अपने जीवन निर्वाह करता था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि पूरे गांव में केवल एक ही तालाब था। लोग इसी तालाब से पानी भरकर अपने दैनिक जीवनचर्या के काम किया करते थे। गांव में और कोई पानी का साधन न होने की वजह से गांव के लोगों को इसी तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि गांव के लोग अपनी इस जिंदगी से खुश थे। कुछ समय यूं ही हंसी खुशी बीत जाता है, लेकिन एक दिन जब गांव के कुछ लोग तालाब पर पानी भरने जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अब लोग तालाब से पानी भरना छोड़ देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ उन्हें मार सकते थे। थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस तालाब से पानी लाने की कोशिश की, मगर तालाब के मगरमच्छ उन्हें भी मारकर खा गए। इस घटना से पूरे गांव में भय और हड़कंप मच गया। अरे देखो भाई लोग, तालाब के इन बड़े बड़े मगरमच्छों ने हमारे गांव के 2 लोगों को मार दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हाँ भाई रामू, अगर हम इन मगरमच्छ के निवाले नहीं भी बने तो भी बूंद बूंद पानी को तरस तरस कर मर जाएंगे। हाँ भाई लोग, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम तालाब के पास भी जाएंगे तो ये मगरमच्छ हमें मार डालेंगे। लेकिन बिना पानी के हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो चंदन, हमें तुरंत पंचायत बुलानी चाहिए और सरपंच जी को बताना चाहिए। हाँ चलो सरपंच जी के पास चलते हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं। गांव के लोग मिलकर पंचायत में सरपंच जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। हाँ सरपंच जी, मगरमच्छ बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हम तालाब के पास गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ सरपंच जी हरिया सही कह रहा है। हमने देखा कि कुछ लोग पानी भरने गए थे और मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया। हाँ भाइयों, यह समस्या सच में गंभीर है, लेकिन हमें इसका कोई समाधान निकालना होगा।
एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकलने के लिए कोई बेहतर सुझाव दे सकता है। वह है मुखिया हरिलाल। हमें इस बारे में हरिलाल से बात करनी चाहिए। वह गांव के सबसे अक्लमंद इंसान हैं। वह इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। राजू और बिरजू, तुम दोनों मुखिया के घर जाओ और उनसे कहो कि सरपंच जी ने उन्हें तुरंत याद किया है। दोनों सेवक मुखिया के घर जाते हैं और मुखिया को ले आते हैं। सरपंच जी, कहिए, आपने हमें कैसे याद किया? हरिलाल, हमारे गांव के तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है और लोगों को पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। अब तुम उनकी समस्या का कोई समाधान निकालो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर उन मगरमच्छों से कैसे छुटकारा पाया जाए। मुखिया गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर उसको एक उपाय सोचता है और वह सरपंच जी से कहता है। सरपंच जी, मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें एक दूसरा तालाब बनाना होगा। ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो नया तालाब जल्दी ही बन जाएगा। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और नया तालाब बनाएंगे। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। इस समस्या का यही समाधान है। चलो फिर कल से ही हम नया तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर काम करेंगे और पानी की समस्या से जल्द ही निजात पाएंगे। गांव वाले मुखिया जी के सुझाव से सहमत होते हैं और अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार गांव के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही गहरा तालाब खोद लिया। बस फिर क्या था, वर्षा ऋतु का मौसम भी आ गया और गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से वह तालाब लबालब पानी से भर गया, जिसे देख गांव के लोग बहुत खुश हुए। अरे हरिया, यह देखो, हमारा तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छ वाले तालाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यही पास ही के तालाब से पानी भर लिया करेंगे। हाँ काका, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव को इस पानी की समस्या से निजात मिल ही गया। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। गांव के लोग तालाब के होने से बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन गांव के लोगों की खुशी को जैसे किसी की नजर ही लग गई। सुनिए जरा, ये तालाब से मटकी भरकर ले आना। घर में पानी खत्म हो गया है। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। वहाँ गांव वाले लोगों से बातें करने मत बैठ जाना जब तक मैं आपके लिए गाय का दूध निकाल देती हूँ। ठीक है राधा, लाओ 2 मटकी मुझे। मैं अभी पानी भर लाता हूँ। जब हरिया मटकी लेकर तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां पर मुखिया हरिलाल खड़ा है और वह गांव वालों से पैसे ले रहा है। हरिया ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, भैया, क्या बात है? ये मुखिया जी किस चीज के पैसे ले रहे हैं? अरे भाई हरिया, क्या बताऊं अब तुम्हें। अब ये मुखिया जी हमसे इस पानी के पैसे ले रहे हैं। इनका कहना है कि जिसे भी इस तालाब से पानी भरना है उसको पैसे देने होंगे, और जो पैसे नहीं देगा उसे तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाएगा। भगवान जाने अब इस गांव में क्या कहर आने वाला है। हरिया पानी भरने के लिए तालाब के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह तालाब से पानी भरने जाता है, मुखिया उसे रोकते हुए कहता है, हरिया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ से पानी भरने के लिए पैसे देने होंगे? लेकिन यह तो गांव का तालाब है, यहाँ पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह नियम अब बदल गया है। यहाँ से पानी भरने के लिए हर किसी को पैसे देने होंगे। ये तो सरासर अन्याय है। ये तालाब सबके लिए है। हमने मिलकर इसे खुदा है। तुम पैसे कैसे मांग सकते हो? मुझे कानून मत सिखाओ। यह मेरा आदेश है, और जो इसे नहीं मानेगा उसे तालाब से पानी नहीं मिलेगा।
ये बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को जमींदार साहब के पास ले जाऊंगा। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जाओ जाओ, जमींदार साहब के पास जाओ, लेकिन तुमने इस बारे में जमींदार के सामने अपना मुंह भी खोला तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोच लेना। हरिलाल से पंगा लेना तुम्हारे परिवार पर भारी पड़ सकता है। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन याद रखना यह अन्याय ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। हरिया मजबूरी में पैसे देकर पानी भरता है और वहां से चला जाता है। राधा, जो हम सब गांव वालों ने मिलकर तालाब खोदा था, मुखिया जी ने अब उस पानी भरने पर रोक लगा दी है। मुखिया ने कहा है कि अगर पानी चाहिए तो तुम्हें इस पानी की कीमत चुकानी होगी। मुखिया अपने आप को समझता क्या है? देख लेना, एक दिन इसके पापों का अंत जरूर होगा। हम गरीबों की इसे एक दिन हाय जरूर लगेगी। इतनी गर्मी में गरीबों से पानी के पैसे लेता है। देख लेना, एक दिन ये मुखिया बूंद बूंद पानी को तरसेगा। नहीं राधा, ऐसा मत कहो। कोई हमारे साथ बुरा करता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा ही करें। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबको सबकी कर्मों की सजा जरूर मिलती है। मुखिया को भी उसकी किए की सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आता है और तालाब के पास पानी पीने की कोशिश करता है। ये तालाब तो काफी बड़ा है, यहाँ से पानी पी लेता हूँ, प्यास बहुत लगी है। तुम कौन हो? नमस्ते, मैं एक यात्री हूँ और बहुत प्यासा हूँ। बस थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूँ। यहाँ पानी पीने के लिए रुक गए? यहाँ पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। पैसे? लेकिन पानी पर तो सभी का हक है। ये तो सरकारी तालाब, पानी के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? ये सरकारी तालाब नहीं, ये हमारा तालाब है। यहाँ पानी पीना है तो पैसे देने होंगे, नहीं तो चलते बनो। मुझे कानून मत सिखाओ, ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। अगर तुम्हें पानी पीना है तो पैसे दो, वरना चलते बनो। वह व्यक्ति बिना पानी पिए वहां से चला जाता है और सीधे जमींदार साहब के घर पहुंचता है। जमींदार साहब के घर के बाहर मुखिया के 2 आदमी खड़े थे। वह व्यक्ति से पूछते हैं, कौन हो तुम? तुम तो इस गांव के नहीं लगते। तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैं जमींदार साहब से मिलने आया हूँ, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। मेरा नाम मोहन है, मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ। यह सुनकर वह दोनों आदमी उस व्यक्ति को अंदर जाने देते हैं। नमस्ते जमींदार जी, मैं इस जिले का नया कलेक्टर हूँ। मेरा नाम मोहन है। नमस्ते कलेक्टर साहब, आइए बैठिए। मुझे बताइए आप यहाँ कैसे आए? जमींदार साहब, मैं यहाँ एक गंभीर समस्या के बारे में बात करने आया हूँ। मैं गांव के तालाब पर गया था और प्यास लगने पर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन मुझे पानी पीने से मना कर दिया गया और पानी पीने के लिए पैसे मांगे गए। क्या ऐसा किसने किया? वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि बिना पैसे दिए पानी नहीं मिल सकता। तालाब का पानी तो सबके लिए मुफ्त है, यह बहुत गलत है। मुझे माफ कीजिए कलेक्टर साहब, मैं तुरंत इस मामले की जांच करूंगा। जमींदार साहब गुस्से में बाहर खड़े मुखिया के दोनों आदमी को अंदर बुलाते हैं। हमारे गांव में यह क्या चल रहा है? तुमने मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी? मैंने तुम दोनों को किस लिए काम के लिए रखा है? अब तुम सीधे सीधे यह बताओ कि यह जो कलेक्टर कह रहे हैं वह क्या सच है? कलेक्टर साहब का कहना है कि हमारे गांव के तालाब पर गांव के लोगों से पानी के पैसे लिए जा रहे हैं। सच सच बताओ मुझे। जमींदार की फटकार से वह दोनों आदमी सब उगल देते हैं। जी जमींदार साहब, वह मुखिया हरिलाल हैं जो गांव वालों से पानी भरने के पैसे ले रहे हैं। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं माने। उस मुखिया हरिलाल की इतनी हिम्मत, उसने मेरे पीठ पीछे गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार किया। जाओ
मुखिया को अभी बुलाकर लाओ, और हाँ, साथ में सारे गांव वालों को भी एकत्रित करके यहाँ लाओ। थोड़ी देर में मुखिया के साथ ही सारे गांव वाले भी जमींदार साहब के घर पहुंच जाते हैं। गांव वालों, आज मैंने आपको एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। हमें पता चला है कि तालाब के पानी के लिए आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या यह सच है? सरपंच जी, ये सच है। हमें हर बार पानी भरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है सरपंच जी। हम पहले से ही मुश्किल में हैं और यह नया नियम हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। मुखिया, तुम्हें क्या कहना है? क्या यह सच है कि तुमने पानी के लिए पैसे वसूले हैं? तभी मुखिया का ध्यान उस व्यक्ति के पास जाता है जिसे मुखिया ने पानी पीने से मना कर दिया था। अरे ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो इसीलिए लगाई है। मेरी शिकायत देख लूंगा इसको तो मैं। बोलो हरिलाल, ये सब क्या चल रहा है? सच का तो मुझे पता चल ही गया है, लेकिन एक बार यह मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। जमींदार साहब, मैंने ये सोचा था कि इससे गांव के विकास के लिए पैसे जमा होंगे, लेकिन अगर ये गलत है तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी का समय अब नहीं है। तुमने गांव वालों और हमारे कलेक्टर साहब के साथ गलत किया है। मुखिया, मैं तुम्हें इस पद से तुरंत हटा रहा हूं। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अब गांव वालों को तुमसे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब से तुम इस पद पर नहीं रहोगे और गांव के किसी भी फैसले में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। जमींदार साहब, हमें तो लगता था कि यह तालाब सभी के लिए है, लेकिन मुखिया जी ने इसे अपनी संपत्ति ही बना लिया है। गांव वालों, मुझे खेद है कि आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगे से ऐसा कोई अन्याय नहीं होगा। तालाब का पानी अब सभी के लिए मुफ्त होगा। धन्यवाद जमींदार साहब, आपने हमें न्याय दिलाया। गांव वाले यह जानकर खुशी खुशी अपने काम में वापस लौट जाते हैं कि अब उन्हें तालाब के पानी के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा और उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हमारे YouTube चैनल @cartoon78 को सब्सक्राइब करें।